मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है। मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। अरमान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है। मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। याद शहीदों की आएगी जब ये ध्वज फहराएंगे, जब ये ध्वज फहराएंगे। इसके तीनों रंग कयामत तक यूं ही लहराएंगे, कयामत तक लहराएंगे। आजादी जिनके दम से है उनका नाम बढ़ाएंगे, उनकी कुर्बानी को यारों हरगिज नहीं लजाएंगे, हरगिज नहीं लजाएंगे। विश्वास तिरंगा है, वरदान तिरंगा है। मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। इसकी खातिर कसम है हमको अपना शीश कटा देंगे, अपना शीश कटा देंगे। जितना भी इस जिस्म में बाकी सारा लहू बहा देंगे, सारा लहू बहा देंगे। इसकी खातिर जो ठानेंगे वो करके दिखला देंगे। अपनी धरती के आगे हम भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। थोड़ा सा आगे मदद करें। यहाँ से सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए। यहाँ से अलग हो जाए सभी लोग। आई माँ जी, माए जा सगर दिलाती ने जीवना धर।
व्यवस्था बनाने मदद करें भैया फोटो खींचे बाद में आई माजी माए चंदरा मिलाती ने की बिना धर हमारे देश में जम्मू कश्मीर में घटित हुई, जिससे पूरा देश, न केवल हम बल्कि पूरा देश इस घटना से आहत है। एक छोटे से कन्वर्सेशन से मैं अपना निवेदन शुरू करने जा रहा हूँ। कक्षा में एक मास्टर जी ने बच्चों से पूछा कि बताओ राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं। अपेक्षित उत्तर जो था, जो हम सब जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 ही रंग होते हैं, तो सारे बच्चों ने मिलकर एक ही स्वर में एक साथ कहा 3। शोर थमने के बाद एक सहमा सा बच्चा धीरे से खड़ा होकर विनम्र स्वर में बोला, गुरुजी तिरंगे में 5 रंग होते हैं। उस बच्चे का कहना था और पूरी क्लास उसके उस जवाब पर हंसने लगी। गुरुजी ने भी अपने गुस्से को काबू रखते हुए उससे पूछा कि चलो अब बताओ तिरंगे में 5 रंग कौन से हैं। सहमा सा डरा सा वो बच्चा इस सवाल का जवाब देना उसने शुरू किया और वो कहने लगा कि सबसे ऊपर वाला रंग होता है केसरिया, उसके नीचे सफ़ेद और सबसे नीचे होता है हरा रंग, और बीच में जो चक्र है अशोक चक्र वो होता है नीले रंग का। उसके बाद उस बच्चे ने एक छोटा सा पॉज लिया। अब गुरुजी फिर नाराज हो गए, भाई ये तो 4 ही हुए, 5वां रंग कौन सा। इसके बाद उस मासूम बच्चे ने जो कहा, गुरुजी वो 5वां रंग जो तिरंगे में लगा हुआ है वो लहू का लाल रंग है, जो इस तिरंगे का 5वां रंग है। और मैं उस रंग को कैसे भूल सकता हूँ जब मेरे पिता एक ताबूत में लपेटे हैं उसी ध्वज में खून के लाल रंग से लपटे हुए मेरे घर वापस आए थे। मित्रों, उस बच्चे की इस बात ने पूरी क्लास को झकझोर कर दिया। मास्टर जी का गुस्सा भी गायब हो गया था। तिरंगे में लगे इस लाल खून को हम कैसे भूल सकते हैं। शत शत नमन करते हैं हम उन वीरों को, उन जवानों को जो हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए, हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने परिवार को, अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं हमारे लिए। आइए आज की इस शाम की शुरुआत हम उन सभी शहीद साथियों के लिए जो कल के दुखद घटना में जिनका निधन हुआ है, असामयिक निधन हुआ है, हम उनको श्रद्धांजलि स्वरूप 2 मिनट का मौन अपने अपने जगह पर रखकर उन सभी शहीदों को समर्पित करेंगे हमारे सौंसर नगर के और यूथ ऑफ सौंसर के इस मंच से। आप सबसे गुजारिश है कि केवल 2 मिनट के लिए हमारे देश के लिए, हमारे देश के शहीदों के लिए अपने 2 मिनट हम यकीनन अपनी संवेदनाएं उन शहीदों के प्रति व्यक्त कर सकते हैं। दीप प्रज्वलन कर हमारे कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें। बाकी लोग वहां से पीछे पीछे हो जाए, थोड़ा ज्यादा उस साइड से हो जाओ। यूथ ऑफ सौंसर के सभी पदाधिकारीगण व्यवस्था बनाने में मदद करें। माई सिंधुताई सत्कार आजा। हमारे आज सौंसर नगर में उपस्थित हुई है। जिस प्रकार से कड़ी गर्मी में, घनघोर वर्षा में एवं कड़ाके की ठंड में जिस प्रकार मां भारती के सच्चे सपूत अपने प्राणों की चिंता किए बगैर देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जो चाहे वह आतंकी हमला किसी भी प्रकार का हो, वह मुंबई ब्लास्ट हो, वह कोटे जी थोड़ा सा सामने, जम्मू कश्मीर में हो या देश के किसी भी कोने में हो, भारत माता की जय। वो तो है, ठीक है। मित्रों, शक्ति का भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा महत्व है।
शक्ति ही संसार का संचालन करती है। शक्ति के बिना शिव भी शव की तरह चेतना शून्य माना गया है। स्त्री और पुरुष शक्ति और शिव के ही रूप माने गए हैं। भारतीय उपासना में स्त्री तत्व की प्रधानता पुरुष से अधिक मानी गई है। नारी शक्ति की चेतना का प्रतीक है, साथ ही यह प्रकृति की प्रमुख सहचरी भी है, जो जड़ स्वरूप पुरुष को अपनी चेतना प्रकृति से आकृष्ट कर शिव और शक्ति का मिलन कराती है, साथ ही संसार की सार्थकता को सिद्ध करती है। मित्रों, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जिसे आधुनिकता का युग कहते हैं। ऐसा आधुनिक युग जहां हम अपनी बात स्वतंत्रता से कह सकते हैं। इस युग में स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार हैं। आज अनेक क्षेत्रों में नारी ने पुरुषों को पछाड़ा है। भले ही ये पुरुष प्रधान समाज नारी का महत्व खुले रूप से स्वीकार ना करे, किंतु वह ये भली भांति जानता है कि नारी नहीं तो पुरुष का कोई अस्तित्व नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक ही गाड़ी के पहिए हैं जिनसे ये जीवन चलता है। हे नारी, पुरुष तुझे सलाम करता है, भले ही व्यक्त ना करे, तू शक्ति है, सर्वशक्तिमान है। कोमल है तो कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। सतियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर भी पिलाया। सीता जैसी अग्नि परीक्षा आज भी जग में जारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। आदरणीय मित्रों, शायद आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहे होंगे कि आज मैं इस विषय पर चर्चा क्यों कर रहा हूँ। अवसर बेहद खास है, हम सब जानते हैं, क्योंकि आज मंच पर एक विशाल व्यक्तित्व उपस्थित है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आज का दिन इस नगर के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। माननीय सिंधुताई सपकाळ, ये केवल एक नाम ही नहीं है, ये अपने आप में एक संस्था है। और ऐसे में ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे उनके साथ ये मंच साझा करने का अवसर मिला। और उनके बारे में कुछ कहना मेरे लिए शायद सूरज को रोशनी दिखाने के जैसा ही है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी कोशिश मैं करने जा रहा हूँ उनके जीवन परिचय और उनके स्ट्रगल के बारे में आपसे कुछ बातें साझा करने की। मित्रों, जब भी कभी हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो जनरली हम उसके सक्सेस को ही देखते हैं, उस सक्सेस के पीछे के स्ट्रगल को हम भूल जाते हैं। कुछ उस स्ट्रगल को ही उजागर करने का प्रयास मैं करने जा रहा हूँ। माई जैसे व्यक्तित्व को कुछ भी कहना यानी हमारे शब्द अधूरे रह जाते हैं, लेकिन अगर दो लाइनों में इस महान व्यक्तित्व को, इस विशाल व्यक्तित्व को अगर व्यक्त करना हो तो मैं यही कह सकता हूँ कि जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे ही काफिले होते हैं। ये ऐसी ही शख्सियत है जिन्होंने अपने संघर्ष के दिनों में बहुत बुरे दिन देखे। ईश्वर ऐसे दिन किसी को ना दे, न केवल हमें बल्कि हमारे देश में, हमारे पूरे विश्व की अगर बात करें तो पूरे विश्व में, हमारे देश में किसी को भी ऐसे बुरे दिन ये ईश्वर ना दे। मित्रों, अब माई की जीवन चरित्र पर प्रकाश डालने का मैं प्रयास करता हूँ, और हम सब मराठी भाषी हैं तो मैं मराठी को ही प्रेफर करता हूँ। आदरणीय माई की आज्ञा से मैं प्रयत्न करतो तुमच्याबद्दल सांगायचा, काही चूक असलं तर गोड मानून घ्याल। माननीय सिंधुताई सपकाळ यांचा जन्म 14 नोव्हेंबर 1947 रोजी महाराष्ट्रातील वर्धा भागातील नवरगाव या गावात झाला। नको असतानाही मुलगी झाली म्हणून मुलीचं नाव चिंदी ठेवण्यात आलं। अब यहाँ मैं ये बात हिंदी में इसलिए कहना चाह रहा हूँ ताकि जो मेरे हिंदी भाषी भाई हैं वो भी इस बात को समझे। मित्रों, आदरणीय माई का जन्म उस सन का है जिस सन में हम आज़ाद हुए, यानी 1947। और आज 2019 में भी उसी तरह की घटनाएं हम समाज में देखते हैं जो घटना 1947 में माई के साथ हुई थी। ये हमारे लिए सोचनीय प्रश्न है। हमने बहुत तरक्की कर ली, हम बहुत आगे चले गए, लेकिन हमने तरक्की की केवल पहनावे से और लिबास से हम आधुनिक हो गए,
लेकिन विचारों से हम अभी भी 1947 या उसके पीछे ही हैं शायद, क्योंकि आज 2019 में भी इस तरह की घटनाएं हम देखते हैं कि जहाँ पे कन्या का जन्म होता है तो उसको अशुभ माना जाता है या खुले दिल से लोग उसको स्वीकार नहीं करते। छोट्याशा गावात माईंचा जन्म झाला आणि नवरगाव ही त्यांची जन्मभूमी। त्यांचे वडील श्री अभिमान साठे हे गुरे चारवायचे कामं करायचे आणि गाव लहान असल्याने तिथे सुविधांचा अभाव होता। घरचे गुरे राखायला म्हणून रोज सकाळी त्यांना बाहेर पाठवण्यात यायचं, पण हे काम करताना सुद्धा त्या चोरून शाळेत जाऊन बसायच्या। मूळच्याच बुद्धिमान असल्या तरी जेमतेम त्यांना मराठीत 4थी पर्यंत शिकता आलं। सिंधुताईंचा विवाह वयाच्या 9व्या वर्षी आपल्यापेक्षा जवळपास वयाने 26 वर्ष मोठे असलेले श्रीहरी सपकाळ यांच्याशी झाला। त्यांच्या घरी प्रचंड सासूरवास होता। कुटुंबात शैक्षणिक वातावरण पण नव्हतं। जंगलात लाकूड शेण हे गोळा करायला त्यांना जावं लागायचं आणि या प्रवासात सुद्धा सापडलेले कागदांचे तुकडे त्या माई आपल्या घरी आणायच्या आणि फावल्या वेळात सगळ्यांच्या नजरा चोरून एकट्या असायच्या तेव्हा ते पेपर वाचायचा प्रयत्न करायचा आणि अभ्यास करायचा। मित्रों, आज हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, हम सर्व सुख संपन्न लोग हैं, लेकिन हम में से और यही विशेषता है जो एक आम को खास बनाती है। हम में और एक विशिष्ट व्यक्ति में यही एक अंतर होता है जो हमारे और माई के बीच में है। 18व्या वर्षापर्यंत माईंची 3 बाळंतपणं झाली। त्या 4थ्या वेळी गर्भवती असताना त्यांनी आपल्या आयुष्यातला पहिला संघर्ष केला। तेव्हा गुरे वळणे हाच एक व्यवसाय असायचा आणि गुरे ही शेकड्यांनो असायचे। त्यांचे शेड काढता काढता बायकांची कंबरणे मोडायचे। बायका अर्धमेले सुद्धा व्हायच्या। पण इथूनच त्यांनी आपल्या जीवनातला पहिला लढा सुरू केला। मित्रों, इससे पहले कि मैं अपनी बात को और ज़्यादा आगे बढ़ाऊं, मुझे ये आदेश हुआ है कि मैं अपनी बात को ज़रा संक्षेप में ख़त्म करूं। और हम सब जानते हैं, हम सब उत्सुक हैं कि हम माई के ही मुख से ये कहानी, ये जो उनका संघर्ष है, हम सुनना चाहते हैं। इसके पहले कि मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, यूथ ऑफ संसद जिसके माध्यम से आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं, उसके बारे में संक्षेप में आपको जानकारी दे दूं। यूथ ऑफ संसद एक आशा की किरण। इस संगठन का उद्देश्य सामाजिक शैक्षणिक क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से कार्य करना है और ये संगठन इस दिशा में निरंतर कार्यरत है। इसके माध्यम से विभिन्न मोटिवेशनल कार्यक्रम, अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाते हैं जो संसद जैसे शहर के लिए सराहनीय कदम है। वन नेशन वन एजुकेशन, ये इनकी थीम है जिस पर ये कार्य करते हैं। आज की शाम में सिंधुताई को प्रमुख अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का सौभाग्य यूथ ऑफ संसद के माध्यम से और हमारे इस नगर के लिए एक सौभाग्य की घटना है। माई के जीवन पे हम जितना भी कुछ कहें, मेरे शब्द वाकई बहुत छोटे हैं। इस विशाल व्यक्तित्व के बारे में हम जितना भी कुछ कहें, जितना भी कुछ सुने, काफ़ी कम है। लेकिन एक सार अगर मैं कहना चाहूँ तो इन्होंने अपने जीवन में जो खड़तर प्रवास, जिसको दुखद प्रवास हम कह सकते हैं, वो किया और संघर्ष करते करते आज माई करीबन 1400 अनाथ बच्चों की माँ है। जब इनको अपने घर से इनकी माँ ने भी नकारा, मतलब चौथी कन्या का जब जन्म हुआ तो इनके पति ने इनको अपने घर से निकाल दिया। इसके बाद जब माई अपने घर, अपने मायके पहुंची तो उन्होंने भी उनको स्वीकार करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। उसके बाद उनका जो सफ़र है वो काफ़ी कटीला रहा है। पुरस्कारों के बारे में बात करूं तो बहुत लंबी फहरिस्त है। करीब 750 के लगभग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार आदरणीय माई को मिले हैं।
इन पुरस्कारों से बढ़कर जो व्यक्तित्व उनका है, वो व्यक्तित्व ही उनके साथ हमेशा रहेगा इस समाज में। हमारे साथ वो हमेशा रहेंगी अपने कार्यों के माध्यम से। इसके बाद आगे की कार्यवाही के लिए मैं योगेश सोमकुंवर जी को ये मंच सौंपता हूँ कि वो स्वागत और उसकी आगे की कार्रवाई शुरू करें। मैं योगेश सोमकुंवर यूथ ऑफ सौसर की तरफ से सभी नगरवासियों का माई का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम यूथ ऑफ सौसर को मैं माई के स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूँ। यूथ ऑफ सौसर के सभी सदस्य पुष्प माला से माई का स्वागत करेंगे। मला आदर वाटतो तुझ्या असण्याचा, मला आदर वाटतो तुझ्या निरपेक्ष भावनेने जगण्याचा, तुझ्या ममतेच्या, तुझ्या सात्विक भोळेपणाच्या आणि कधीही न थकणाऱ्या उम्मीदेच्या, अशी आमची हे आई। स्वागत है, अभिनंदन है सौसर के इस पावन धरती पर माँ के चरण पड़े। ऐसी माँ जिनके कई बच्चे, कई बच्चियाँ, कई जवाई, ऐसे कई अनाथ बच्चों को जीवन देने वाली ममतामयी माँ आज हमारे बीच में है। ये सौसर आपका अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। स्वागत बेला को विराम देते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, क्योंकि सारे जो सौसर की बहन भाई है, माता बहनें हैं, वो माई को सुनने के लिए आए हैं, उनके वचनों को सुनने के लिए आए हैं। हम लोगों ने 3 फरवरी 2015 को एक मेगा जनरल नॉलेज कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था एक्सीलेंस स्कूल में, जिसका प्राइज वितरण माई के हस्ते यहाँ पे होने जा रहा है। मैं इस पुरस्कारों की घोषणा करने जा रहा हूँ। काफ़ी मेहनत लगती, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होता है एक निर्णय देने में, डिसीजन देने में, पर यूथ ऑफ सौसर अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। पहले मैं 9th और 10th के बच्चों का विनिंग प्राइज घोषित करता हूँ। 3rd नंबर पे 9वीं और 10वीं की छात्रा साक्षी सिसोदिया यहाँ पर आकर वो अपना पुरस्कार ग्रहण करे, और यह 3rd पुरस्कार देव संस्कृति पब्लिक स्कूल बोरगांव की तरफ से है। साक्षी सिसोदिया यहाँ ना हो तो यहाँ पर उनकी जगह पर उनके जो पेरेंट्स है वो आने की कृपा करे, उत्साह का वर्धन करे। छोटी सी बच्ची कक्षा 9वीं की छात्रा है, तालियों से बच्चियों का स्वागत करे, अभिनंदन करे। मैं बुलाना चाहूंगा, मंच के पास बच्चे आके खड़े हो जाए। साक्षी चाटे, राजेश्वरी सिरसे, सूर्य प्रताप सिंह, मानसी एन तन्या सहारे, निधि गोस्वामी, अक्षय बंसोड़, सज्जाद खान, कुपलेश ठाकरे, ये बच्चे मंच के पास आकर खड़े हो जाए। द्वितीय पुरस्कार के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा साक्षी चाटे मंच पर आकर माई के हस्ते यह पुरस्कार ग्रहण करें, और यह पुरस्कार समर्थ सॉल्यूशन सौसर की तरफ से दिया जा रहा है। समर्थ सॉल्यूशन सौसर। साक्षी चाटे जहां कहीं भी हो यहाँ आने का कष्ट करे। और प्रथम पुरस्कार के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा 9वीं 10वीं की ऐसी होनहार छात्रा राजेश्वरी सिरसे, जो मंच पर आकर माई के हाथों प्रथम पुरस्कार ग्रहण करे। और यह पुरस्कार एक्सीलेंस करियर एकेडमी बाय ढाले सर, नीलेश खंडाई सर की तरफ से दिया जा रहा है। 11वीं एवं 12वीं के छात्रों के ऐसे नाम जो मैं आपके सामने घोषित करने जा रहा हूं। तृतीय पुरस्कार जाता है निधि गोस्वामी मंच पर आकर अपना पुरस्कार ग्रहण करें। यह पुरस्कार सतीश जी बोर्ड के सौसर की तरफ से दिया जा रहा है। कृपया सभी विनिंग जो कैंडिडेट्स है वो मंच के पास आकर खड़े रहे। द्वितीय पुरस्कार के लिए थोड़ा हमें संघर्ष लोगों ने कुछ शिक्षकों की राय ली कि इस द्वितीय पुरस्कार के लिए क्या किया जाए, क्योंकि
कि 2 लोगों को सेम नंबर मिले, इस सेम नंबर के लिए फिर क्या थोड़ा यूथ ऑफ सोशल कंफ्यूजन में पड़ गया। उस सिचुएशन में हमने 2-3 शिक्षकों को फोन लगाया और उनकी सलाह ली। उनकी सलाह पर यह काम किया गया। तो द्वितीय पुरस्कार मानसी एवं तानिया सहारे को सम्मिलित रूप से दिया जा रहा है। मानसी एवं तानिया सहारे मंच पर आकर यह पुरस्कार ग्रहण करें। यह पुरस्कार शांति निकेतन स्कूल सौसर की तरफ से दिया जा रहा है। और 11वीं 12वीं के प्रथम पुरस्कृत छात्र सूर्य प्रताप सिंह यह मंच पर आकर अपना पुरस्कार ग्रहण करें। यह पुरस्कार डॉक्टर राजेश जी गावंडे अभिनव क्लिनिक सौसर की तरफ से दिया जा रहा है। आप सभी लोग इनके लिए तालियां बजाकर इनका उत्साहवर्धन करें। अब कॉलेज लेवल की ऐसी बात है, ऐसे 3 कैंडिडेट हैं जिनका नंबर पिछले साल भी लगा था और इस साल भी लगा। 3rd नंबर पे कॉलेज लेवल पे कमलेश जी ठाकरे, इनको मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर कि वो मंच पर आकर यह पुरस्कार ग्रहण करें। और यह पुरस्कार मिस्टर शेखर जी तिजारे सौसर इनकी तरफ से दिया जा रहा है। कॉलेज लेवल इस प्रतियोगिता में द्वितीय पुरस्कार दिया जा रहा है सज्जाद खान। सज्जाद खान स्टेज पर आकर यह पुरस्कार ग्रहण करें। यह पुरस्कार मिस्टर संजय जी राठी एंड ब्रिलियंट एकेडमी मिस्टर राज मावरे सर की तरफ से दिया जा रहा है। तालियां बजनी चाहिए, तालियां बजने देनी चाहिए। तालियां सभी बच्चों के लिए। युवाओं का उत्साहवर्धन होता है। आप सभी माताएं बहनें, युवा भाई बहन सभी तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। एवं सज्जाद खान द्वितीय पुरस्कार जहाँ कहीं भी हो यहाँ आने का कष्ट करें। उनके परिवार में कोई भी आए हो तो यह पुरस्कार ग्रहण करें। अब कॉलेज लेवल में यह बालक सौसर शहर में पिछले बार भी यूथ ऑफ सौसर के माध्यम से प्रथम आया था, इस बार भी प्रथम आया है। यह बालक है अक्षय बंसोड़। इस बालक के लिए जोरदार तालियों से इसका स्वागत करें। और यह पुरस्कार दिया जा रहा है डॉक्टर अविनाश फाउंडेशन इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर अविनाश खंडाई। हमारे ऐसे मित्र, हमारे बैचमेट जो हमारे बीच में आज नहीं रहे, मैं सौसर यूथ ऑफ सौसर की तरफ से, सौसर वासियों की तरफ से डॉक्टर अविनाश खंडाई जी को अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। अब इस बेला को यही रोकते हुए, पुरस्कार वितरण की इस बेला को रोकते हुए हम यूथ ऑफ सौसर ने ऐसा सोचा कि यूथ ऑफ सौसर सिंधुताई के माध्यम से ऐसे 4 लोगों को पुरस्कार वितरित करें जो सौसर क्षेत्र के लिए प्रेरणा का कारण बने। मैं वीडियो क्लिप वाले भैया से बताऊंगा, वीडियो क्लिप ऑन करना। ऐसे किसान जिनको कुछ भी नहीं दिखता, उसके बाद भी वो खेती करते हैं, ग्राम जाम में रहते हैं। अरुण जी बंसोड़ कृपया मंच पर आकर शॉल श्रीबल अरुण जी बंसोड़ का वीडियो चलाएं। आदित्य चिडौंडे वीडियो ऑन किया जाए। अरुण जी बंसोड़ मंच पर आकर अपना पुरस्कार ग्रहण करें। ऐसे शख्स जिनको अपनी आंखों से कुछ भी नहीं दिखता, ऐसे अरुण जी बंसोड़ जल्द से जल्द मंच पर आने का कष्ट करें। वीडियो क्लिप मेरे साइड में चालू है, इधर साइड आप देख सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनको आंखों से बिल्कुल भी नहीं दिखता, ग्राम जाम में रहते हैं। शाल श्रीबल देखकर लोग हो जाओ से सभी लोग वहां से। होणारा होताला जाणारा जाताला मागे तू फिरू नको, उगाच सांडून खऱ्याची संगत खोट्याची धरू नको. होणारा होताला जाणारा जाताला मागे तू फिरू नको, उगाच सांडून खऱ्याची संगत खोट्याची धरू नको. येईल दिवस तुझाही मानसा जिगर सोडू नको, तुझ्या हाती आहे डाव सारा इसार गजल कालची रे. देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे, देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे.
देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे, देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे. फाटक्या झोळीत येऊन पडते रोजची नवी निराशा, सपन गाठीला धरत वेठीला कशी रे सुटावी आशा. हो फाटक्या झोळीत येऊन पडते रोजची नवी निराशा, सपन गाठीला धरत वेठीला कशी रे सुटावी आशा. अवसेची रात नशिबाला पुनवेची गाठ पदराला, होईल पुनव मनाशी जागव खचून जाऊ नको, येईल मुठीत तुझ्याही आभाळ माघार घेऊ नको. उगाच भयान वादळ वाऱ्याच्या पाऊल रोखू नको, साध घाली दिस उद्याचा नव्याने सारग जल कालची रे. देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे, देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे. सोबती रे तू तुझाच तुला तुझीच साथ, शोधुनी तुझी तू वाट चाले एकला. होऊ दे जरा उशीर सोडतोस काळ दिन रात, संपदा पहाट होईल रे पुन्हा. हो देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे, देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे. मेरा नाम अरुण बंसोड़ है, ग्राम जाम रहवासी हूँ. ग्राम जाम का जाखेवाड़ा और वाघोड़ा में खेती करता हूँ. मैं बस से आना जाना करता हूँ, कभी काल पैदल भी जाना पड़ता है. 5-6 किलोमीटर पैदल भी जाना आना करता रहता हूँ मैं. और मेरी 2 बच्चियाँ हैं, स्कूल पढ़ रही है. शाल श्रीफल देकर अरुण जी बंसोड़ इनका अभिनंदन करेंगे, नंदन करेंगे. ये प्रेरणा पुरस्कार यूथ ऑफ सौसर के माध्यम से सिंधुताई के हस्ते दिया जा रहा है. अरुण जी बंसोड़, तालियां बजती रहनी चाहिए. यह वो किसान है जिसके वोट से हम सभी लोग खाते हैं. तालियां कंटिन्यू बढ़ना चाहिए. यह वो किसान है जिसके माध्यम से अरुण जी बंसोड़. तालियां बजाकर अरुण जी बंसोड़ का स्वागत करें. आपके बीच में अरुण जी बंसोड़ माई याला काही नाही दिसतात आणि तरी पण शेती करतात असे अरुण जी बंसोड़ यांना तुम्ही पुरस्कृत करा अशी आमची यूथ ऑफ सौसरची विनंती आहे. एक किसान बहुत बहुत धन्यवाद. इसके बाद सौसर की प्रकृति को बदलने के लिए एक ऐसे इंसान, एक ऐसे शिक्षक, एक ऐसे इंसान, एक ऐसी शख्सियत जो सौसर शहर ना बल्कि सौसर शहर छिंदवाड़ा जिले की तस्वीर, प्राकृतिक तस्वीर को बदलना चाहते हैं और
उनका एक ही काम है, बस पेड़ आवंटित करना। अभी तक 3.5 लाख पेड़ आवंटित कर चुके हैं। ऐसे शिक्षक अरुण जी ठाकरे, इनको मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं प्रेरणा पुरस्कार के लिए, जो सिंधुताई के हस्ते यह पुरस्कार दिया जाए। अरुण जी ठाकरे, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं योगेश सोमकर यूथ ऑफ सौसर की तरफ से आप सभी सौसर वासियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस सौसर क्षेत्र में प्रतिभाशाली व्यक्तियों की कोई कमी नहीं है। अपने सौसर तहसील को सुंदर और प्राकृतिक रूप से सौंदर्यता प्रदान करने के लिए सौसर क्षेत्र में एक शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने सन 1988 से निरंतर पेड़ लगाने का और प्रकृति को सौंदर्य बनाने का काम किया। आइए हम ऐसे एक शख्स से आपका परिचय कराने जा रहे हैं, श्री अरुण जी ठाकरे। मैं अरुण लक्ष्मण राव ठाकरे, वार्ड नंबर 12 सौसर का निवासी हूँ। और सबसे मेरे मन में ये विचार आया सन 88 को कि अपन ने भी इस धरती के लिए, इस समाज के लिए कुछ करना चाहिए। कुछ ना कुछ अपने को समाज से, इस धरती से हर चीज़ मिली है। और इसके बारे में मैंने पर्यावरण के बारे में कहीं से पढ़ा भी था। जब मेरी उस समय, आज से 30 साल पहले की बात है, तो उस समय ऐसी कुछ प्रेरणा हुई कि अपन भी कुछ पर्यावरण, हर क्षेत्र में अपन कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैंने पर्यावरण को ही चुना, क्योंकि पर्यावरण इस समय अपने देश की नहीं, पूरे विश्व की काफ़ी ज़रूरत है। और शुद्ध पर्यावरण ही हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। इसलिए मेरे मन में ऐसा विचार आया कि क्यों ना अपन ये वाला काम किया जाए। तो मैंने एक संकल्प लिया था गुरु पूर्णिमा सन 1988 को कि मैं 5 लाख पौधे निःशुल्क रूप से, अनेक प्रजाति के पौधे निःशुल्क बांटूंगा और लोगों को उसको पौधे वृक्षारोपण करने में सहायता करूंगा। तो मेरा आज तक इस गुरु पूर्णिमा 28 से अपने 2018 तक क्या 3.5 लाख का संकल्प पूरा हो गया है। देखिए ईश्वर पूरा करता है कि नहीं करता है। मेरा तो यही धारणा है कि जैसे आप लोगों जैसे युवा लोग भी इसमें सहयोग दें, क्योंकि पर्यावरण के सिवाय अपने विश्व में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अपने को सुरक्षित रख सके। और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ ध्यान दे और अधिक से अधिक पौधे लगाए। यूथ ऑफ सौसर का ये जो संगठन है, इनको भी मैं आह्वान करता हूँ। और हर युवा, हर वृद्ध रहे, कोई भी रहे, सबके मैं तो बोलता हूँ कि पेड़ पौधे क्या नहीं देते अपने को, हर चीज़ देते हैं। वो है, आज पेड़ पौधे हैं, आज पर्यावरण है, तो हम हैं, हमारा जीवन है, नहीं तो हमारा जीवन यहाँ पे असंभव है। इसलिए मेरा यही कहना है सभी से कि एकदम जीवन में कम से कम 5 पौधे अपने जीवन में ज़रूर लगाएं, क्योंकि पेड़ पौधे हैं, पर्यावरण है तो हम हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं है। हम जीवन में हर एक कहीं पढ़ा था मैंने कि हम दिन भर में 24 घंटे में 16 किलो सांस लेते हैं, मतलब वायु लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो कम से कम 2 पौधे तो लगाएं। एक तो अपन क्या है कि जब मर जाते हैं उस समय अपने कम से कम अपनी लकड़ी के लिए एक पेड़ लगाए, उसको बड़ा करे, पाले पोसे। और दूसरी बात एक है कि अपने ऑक्सीजन के लिए भी लगाए और अधिक से अधिक पेड़ों का वृक्षारोपण करें, काटे कम। इसके तरफ हम जब तक ध्यान नहीं देंगे, आए दिन देख रहे हैं अपन कि अपनी जो पृथ्वी है बंजर होते जा रही है, लेकिन काटते अधिक रहे लेकिन लगाता कोई नहीं है। यही कारण है कि हमारा जो प्रकृति का, अपने पृथ्वी का जो टेम्परेचर है दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, ग्लेशियर पिघलते जा रहा है। अभी और एक पेपर में पढ़ा था कि इस साल 2 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने वाला है, तो अपने को वही वाला सहन नहीं हो रहा है। इसका
इसको संतुलित करने के लिए, तापमान संतुलित करने के लिए वृक्षों के सिवाय कुछ भी नहीं है। और वृक्ष भी ऐसे लगाइए कि जो फलदायक हो, फल वाले हो और शतायु वाले हो। मैं युवताप सौसर के सभी युवाओं के माध्यम से और ये कहना चाहता हूँ कि ये अधिक से अधिक युवाओं को अपने साथ जोड़े और इस पुनीत कार्य में सहयोग दें और मेरा जो ये कार्य है इसमें सहयोग करें। मेरे यहाँ नर्सरी भी है और इस नर्सरी में आपको 12 महीने जितने पेड़ पौधे चाहिए मैं निःशुल्क देता हूँ और आप मेरे यहाँ से ज़रूर ले जाइए। बस इतना कहकर मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता। नमस्कार। दिया जाए, माफी चाहूंगा। अरुण जी ठाकरे सबसे 5 लाख पेड़ लगाने का इनका लक्ष्य है। ये विचार आया माई के हस्ते यह पुरस्कार दिया जा रहा है कि अपन ने भी इस धरती के लिए, इस समाज के लिए कुछ करना चाहिए। इनका वीडियो कुछ ना कुछ मेरे साइड में चालू है, आप देख सकते हैं। समाज से, इस धरती से। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा ऐसी माँ जिन्होंने इसके बारे जिन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष में लगा दिया। ऐसा कहते हैं कि एक बच्चा, एक पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। ऐसी हमारे सौसर नगर के एक गौरव IAS राहुल जी धोटे, इनकी मम्मी को यहाँ पुरस्कृत किया जा रहा है, कुसुमताई धोटे, जिन्होंने इंदौर में रहकर, सौसर में रहकर मला कलेक्टर बनायचं आहे। ये प्रेरणास्पद हमारे लिए सौसर नगर के लिए यह काम किया। माझा राहुल कुसुमताई धोटे माई के हस्ते यह पुरस्कार ग्रहण करेंगे। कलेक्टर बनायचं आहे आणि माझा राहुल त्याचं सुरुवातीपासूनच एकच लक्ष होतं का मला कलेक्टर बनायचं आहे आणि जो छोटा आहे त्याला त्याचं एकच लक्ष मला डॉक्टर बनायचं आहे। त्या कलेक्टरचा अर्थ मला समजत नव्हता का कलेक्टर का होते। डॉक्टरचा अर्थ समजत होता का डॉक्टर म्हटलं म्हणजे की इंजेक्शन देणारा, दवाई देणारा डॉक्टर। कलेक्टर म्हटलं म्हणजे एखादा साहेब आहे बा असं मला वाटलं। तर मी पण त्याच्यावर म्हटलं ठीक आहे बेटा, मी तुला कलेक्टरच बनवीन, तर मला कितीही मेहनत लागन तरी चालेल पण मी तुला कलेक्टर बनवीन। तर असं करता करता त्यानं आपलं संकल्प विद्या मंदिरमध्ये आपलं शिक्षण केलं आणि इंजिनियरसाठी तो इंदोरला गेला। त्याने इंजिनियर करताना असे खूप परिस्थिती आमची खूप अशी खूप हे नव्हती का बा याला खूप आम्ही पैसे पुरवत होतं। तेव्हा आम्हाला 7वी पुष्कळ दिला। त्यानं पूर्ण इंजिनियर केल्याच्या नंतर मग त्याची इच्छा होती का मला कलेक्टर तर बनायचं आहे, तर कसं काय करायचं। मग त्याला मी पण इंदोरला गेली, टिपिंग सेंटर चालवलं आणि ह्या दोघांचं शिक्षण केलं। जेव्हा ह्या छोटू माझा 10व्या वर्गात तहसीलमधून फर्स्ट आला होता तेव्हा आमच्याजवळ बिलकुल पैसे नव्हते का कुठून काय आणायचे बा पैसे। तर तेव्हा मी निर्णय घेतला का मी इंदोरला जाते आणि तिथं टिपिंग सेंटर चालवते। तर त्यावेळेस माझ्या वकील साहेबांनी मला पूर्ण म्हणजे सहयोग म्हणजे तू जा आणि कर। खरी गोष्ट म्हटलं म्हणजे जिंदगीचं पोहणं तर माझ्या वकील साहेबांना शिकवलं मला का जिंदगीचं पोहणं काय आहे आणि त्यांची ताकद होती आणि ते माझ्या पाठीमागं उभे होते म्हणून मी तिथपर्यंत गेली आणि त्याला तर टिपिंग सेंटर चालवलं। माझ्याजवळ 70 पोरं होते, सकाळी 35 आणि संध्याकाळी 35। एकटी करत होती, दिवसभर आपले टिपिंग करायचं आणि पोरांना जीव घालायचं आणि जे पैसे त्याच्यात माझ्या पोरांचं मी शिक्षण केलं। जेव्हा ह्या IASची कोचिंगसाठी राहुल दिल्लीला गेला तर त्यानं 2 वर्ष कोचिंग केली। कोचिंग केल्यानंतर त्याचं काही ते झालं नव्हतं तर थोडासा नर्वस झाला। मी म्हटलं बेटा तू कर, मी तुझ्या पाठीमागं उभी आहे।
तर त्यांनी मग 2 वर्ष कोचिंग केल्यानंतर त्यांना परत तिथं कोचिंग म्हणजे शिकवायला जात होता का आम्ही दोघंही भाऊ शिकून राहिलो, आई कसं करण, तर म्हणून तो शिकवत होता. त्याला 6,000 का 5,000 रुपये पेमेंट होता. त्याच्यावर तो आपलं 2 वर्ष त्यांना काढले आणि आपली IASची तयारी केली. ईश्वर कृपेने तो कलेक्टर बनला. आणि त्याच्यात अजून काय पाहावं लागते, ईश्वराची कृपा, तुमचा सगळ्यांचा आशीर्वाद होता का माझा मुलगा कलेक्टर बनला. आणि ते आता माझं थोडं शिलाई सेंटर पण चालू आहे. शिलाई सेंटर मी घर चालवते. आणि माझा मुलगा जो डॉक्टर बनला, आता तो पुण्याला MD घरासाठी तो पुण्याला गेला आहे. तर तोही आता MD बनवूनच येते. तुमच्या सगळ्यांचा मला आशीर्वाद आहे माझ्या पोरावर का माझे दोन्ही मुलं खूप चांगले निघाले. हर आईला वाटते का माझा मुलगा डॉक्टर बनावा, कलेक्टर बनावा. तर हे जर आपण थोडीशी आईनं जर आपण त्याच्यात सहयोग दिला, आपण जर थोडीशी मेहनत केली तर जरूर हर पोरगं कलेक्टर आणि डॉक्टर बनेल. पण त्यासाठी पोरांना पण थोडंसं करावं लागेल. आई पैसा पाठवते तर पोरांनी पण त्या पैशाचा उपयोग केला पाहिजे. आणि तो पूर्ण उपयोग चांगला तऱ्हेनं. आणि आईच्या मागं जोपर्यंत वडिलाचा साथ राहत नाही तोपर्यंत आई पण समोर नाही जाऊ शकत. तर आज माझा वकील साहेबाची ताकद, त्यांची हिंमत होती, तर माझा मुलगा आज कलेक्टर बनला. आणि मी इंदोरला गेली आणि टिपिंग सेंटर चालवलं. आजचा जो ह्या कार्यक्रम होता, जे तुम्ही मला विचारपूस केला, तर असं वाटते मला खूप आनंद वाटला. आणि ह्या जो तुमचा कार्यक्रम पाहून, तुमचं हे सगळी टीम पाहून मला खूप खुशी वाटते. आणि मी प्रार्थना करते देवाले का तुम्ही खूप समोर जा, अशी माझी पूर्ण मनोकामना आहे. आणि मनापासून पूर्ण इच्छा प्रगट करते. त्या कलेक्टरचा अर्थ मला समजत नव्हता का कलेक्टर का होते. डॉक्टरचा अर्थ समजत होता का डॉक्टर म्हटलं म्हणजे की इंजेक्शन देणारा, दवाई देणारा डॉक्टर. कलेक्टर म्हटलं म्हणजे एखादा साहेब आहे बा असं मला वाटलं. तर मी पण त्याच्यावर म्हटलं ठीक आहे बेटा, मी तुला कलेक्टरच बनवीन. तर मला कितीही मेहनत लागेल तरी चालेल, पण मी तुला कलेक्टर बनवीन. तर असं करता करता त्यानं आपलं संकल्प विद्या मंदिरमध्ये आपलं शिक्षण केलं. आणि इंजिनियरसाठी तो इंदोरला गेला. त्याने इंजिनियर करताना असं खूप परिस्थिती आमची खूप. आणि माझा मुलगा जो डॉक्टर बनला, आता पुण्याला MD घरासाठी तो पुण्याला गेला आहे. तर तोही आता MD बनवूनच येते. तुमच्या सगळ्यांचा मला आशीर्वाद आहे माझ्या पोरावर का माझे दोन्ही मुलं खूप चांगले निघाले. हर आईला वाटते का माझा मुलगा डॉक्टर बनावा, कलेक्टर बनावा. तर हे जर आपण थोडीशी आईनं जर आपण त्याच्यात सहयोग दिला, आपण जर थोडीशी मेहनत केली तर जरूर हर पोरगं कलेक्टर आणि डॉक्टर बनेल. पण त्यासाठी पोरांना पण थोडंसं करावं लागेल. आई पैसा पाठवते तर पोरांनी पण त्या पैशाचा उपयोग केला पाहिजे. आणि तो पूर्ण उपयोग चांगला तऱ्हेनं. आणि आईच्या मागं जोपर्यंत वडिलाचा साथ राहत नाही तोपर्यंत आई पण समोर नाही जाऊ शकत. तर आज माझा वकील साहेबाची ताकद, त्यांची हिंमत होती, तर माझा मुलगा आज कलेक्टर बनला. आणि मी इंदोरला गेली आणि टिपिंग सेंटर चालवलं. आजचा जो ह्या कार्यक्रम होता, जे तुम्ही मला विचारपूस केला, तर असं वाटते मला खूप आनंद वाटला. आणि ह्या जो तुमचा कार्यक्रम पाहून, तुमचं हे सगळी टीम पाहून मला खूप खुशी वाटते. आणि मी प्रार्थना करते देवाले का तुम्ही खूप समोर जा, अशी माझी पूर्ण मनोकामना आहे. आणि मनापासून पूर्ण इच्छा प्रगट करते. इसके बाद एक ऐसी बच्ची जिसको नेशनल प्राइज मिला है नेहरू युवा केंद्र द्वारा स्पीच कंपटीशन में, जिसका विषय था देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण. एक ऐसी लड़की हमारे छिंदवाड़ा शहर के बीच की, हमारे शिक्षक की बेटी कुमारी तुबा हयात खान, वहाँ मंच पर आकर अपना पुरस्कार ग्रहण करें. 26 जनवरी के इस अवसर पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण किया गया था दिल्ली में. यह नेशनल अवार्ड है जो प्रदेश की तरफ से इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था. एवं इन्हें पुरस्कार स्वरूप 2 लाख रुपए की राशि. श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती. सम्मानित मंच और देशभक्ति से परिपूर्ण बैठे सुविज्ञ सभासद वृंद, ये थी वो मांग और प्रेरणा देशभक्ति के उस समय जिससे एक स्वतंत्र राष्ट्र वजूद में आया, या ये कहें कि देशभक्ति ने राष्ट्र निर्माण का कार्य किया. आज इन्हीं 2 आपसी पूरकों के बारे में मैं कुछ बातें रखूंगी कि जीना तो उसी देशभक्त का जीना है जिसने ये राज जाना है, काम ही देशभक्त का स्वराष्ट्र के काम आना. ये राष्ट्र बनता है भूमि, जन और संस्कृति के संघात से. वही देश एक भौगोलिक इकाई है
और अपनी मातृभूमि के प्रति स्वाभिमान प्रकट करना, सम्मान प्रकट करना और वफादार रहना ही देशभक्ति है। और इसी देशभक्ति के परिणाम स्वरूप राज्य की शक्ति का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय पहचान और राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना ही राष्ट्र निर्माण है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी भी राष्ट्र की असली शक्ति क्या है? किसी भी राष्ट्र की असली शक्ति केवल वे भौतिक संसाधन ही नहीं है जो ईश्वर ने हमें प्रदान कर रखे हैं, बल्कि वो इंसान हैं जिन्हें इन संसाधनों से काम लेना है। क्योंकि अगर ये इंसान ही बिगड़ जाएं तो ये भौतिक संसाधन हमारे किस काम आ सकते हैं? इसीलिए जब राष्ट्र निर्माण का विषय आता है तब राष्ट्रवासियों की बात की जाती है, जो कि अगर सच्चे देशभक्त हो तो ही राष्ट्र के निर्माण में सच्ची रचनात्मक शक्ति बनते हैं। अपनी बातों को अगर मैं चाणक्य की नीति के सार के तौर पे पेश करूं तो वो कुछ इस तरह होंगी कि राष्ट्र गौरवशाली तब होगा जब ये राष्ट्र अपने जीवन मूल्यों और परंपराओं का निर्वहन करने में सफल व सक्षम होगा। और ये राष्ट्र सफल तब कहा जाएगा जब प्रत्येक देशभक्त अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में सफल होगा। और एक देशभक्त सफल तब कहा जाएगा जब वो प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्रीय चरित्र को चरितार्थ करने में सफल होगा, क्योंकि इतिहास साक्षी है कि राष्ट्रीय चरित्र के अभाव में हमने अपने राष्ट्र को अपमानित होते देखा है। हम अपने राष्ट्र के निर्माण में कितना योगदान देते हैं ये हमारी देशभक्ति ही तय करेगी। अगर आप अपना टैक्स समय पर जमा करते हैं, अगर आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में दिए गए अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन ईमानदारी के साथ करते हैं, तो सही मायनों में आप देशभक्त हैं। फिर चाहे आप नौकरी पेशा हो, शिक्षक हो या विद्यार्थी, आपके कार्य में बरती गई ईमानदारी और सत्यनिष्ठा ही राष्ट्र के निर्माण में योगदान करती है, और यही देशभक्ति है। राष्ट्र की इस भव्य इमारत के निर्माण के लिए चट्टानी नींव का काम करती है राष्ट्रवासियों का चरित्र निर्माण। कुरान में भी कहा गया है, सूरह शम्स सूरह 91 आयत 9 और 10 में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया, और नाकाम हुआ वो जिसने इसे दबा दिया। यानी वो राष्ट्रवासी जिसने अपने चरित्र पर ध्यान दे दिया, अपने चरित्र का निर्माण कर लिया, वो राष्ट्रवासी कामयाब है, जिससे उसका राष्ट्र भी कामयाब बनता है। स्वामी विवेकानंद जी विवेकानंद साहित्य में लिखते हैं कि कोई भी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था उससे जुड़े मनुष्यों के सदाचार और सच्चारित्रता पर निर्भर करती है। कोई भी राष्ट्र केवल इसलिए महान नहीं बन जाता कि उसके पार्लियामेंट में बड़े बड़े बिल पास हो गए हों, वरन इसलिए महान बनता है कि उसके नागरिक महान और अच्छे हैं। और इसके लिए उस राष्ट्र की सेवा करने वाले कर्मचारियों में, उसकी रक्षात्मक सेवा करने वाले सिपाहियों में इतना देश प्रेम, इतना संविधान प्रेम और स्वयं प्रजातंत्र की अवधारणा के साथ इतनी वफादारी विद्यमान हो कि वो ना तो प्रजातंत्र की जगह किसी बाहरी दमन को अपने देश पर हावी होने के षड्यंत्र में साधन बने, और ना ही कोई लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ उनका उपयोग कर सके। इस भावना से परिपूर्ण देशभक्त ही ले जाता है अपने राष्ट्र को उच्च शिखर पर। वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो फ्रांस की राज्य क्रांति ने सभ्यता का जो आदर्श स्थापित किया वो 3 स्तंभों पर आधारित था, न्याय, भाईचारा और समता। और इन तीनों की जननी है देशभक्ति। वो इस तरह कि जब हम सभी के बीच ये मान्यता होगी कि हम सभी एक राष्ट्र और एक देश के वासी हैं, तब, और हमें सदैव इसके सकारात्मक विकास के लिए तत्पर रहना है, तब सारे भेदभाव, सारी नफरतें और सारी रंजिशें खत्म होती जाती हैं, और तब होता है सही तौर पर राष्ट्र निर्माण। न्याय की यहाँ पर बात आती है। न्याय जिसे संविधान और लोकतंत्र की आत्मा कहा गया है, तो आज जरूरत इस बात की है कि न्यायिक प्रक्रिया को सरल, कम खर्चीली और कम समय लेने वाली बनाई जाए, ताकि हर वर्ग की पहुंच उस तक हो और कोई भी वर्ग न्याय से वंचित ना रहे और संविधान और लोकतंत्र की आत्मा जीवंत रहे। यही बात एक और फ्रांस की राज्य क्रांति की हमने बात की, और राष्ट्र के निर्माण में एक अहम कारक है स्वाभिमान। वर्षों की विदेशी गुलामी भारतवासियों की आत्मा को तो नहीं मार सकी, वरन एक मानसिक दास्ता और हीनता की भावना जरूर छोड़ गई है, जिसकी वजह से आज हाल यह है कि भारतवासियों को अपनी संस्कृति का पालन करने में शर्म आती है। ये बड़े अफसोस की बात है। इसी हीन भावना के कारण आज अपनी शिक्षा, अपने खानपान और अपनी संस्कृति के प्रति तिरस्कार बढ़ता जा रहा है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण की जो आंधी चली आ रही है उसको पूरी शक्ति के साथ रोका जाए, मनुष्य को उसकी स्वमहिमा में पुनः प्रतिष्ठित किया जाए। इस प्राथमिक कार्य को किए बिना चाहे किसी राष्ट्र की उन्नति के लिए कितनी ही पंचवर्षीय योजनाएं क्यों न बना ली जाएं, कितने ही राजनीतिक दल क्यों न खड़े कर लिए जाएं, गरीबी उन्मूलन के लिए कितनी ही विदेशी सहायता क्यों न ले ली जाए, ये सारे के सारे प्रयास अंततः निरर्थक ही सिद्ध होंगे। फिर चाहे विद्यार्थियों का एक बड़ा वर्ग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और आईटी प्रोफेशनल्स की शाखा में कितना ही प्रशिक्षित क्यों ना हो जाए, वो तब तक एक समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में सच्ची रचनात्मक शक्ति बन ही नहीं सकता, जब तक कि वो चरित्र, स्वाभिमान और अनुशासन की शक्ति से संपन्न ना हो। और इस शक्ति से मनुष्य को संपन्न बनाती है देशभक्ति। यही तो हमारे आदर्श हैं।
सिस्टर निवेदिता ने भी कहा था कि किसी भी राष्ट्र का पुनर्निर्माण उसके आदर्शों के पुनर्निर्माण के बिना संभव ही नहीं है, और अगर इन आदर्शों का निर्वहन करने में राजनीतिक सत्ताएं बाधा बनती हैं तो एक देशभक्त ये याद रखे कि राजनीतिक सत्ताओं के स्वार्थ से राष्ट्र का हित महत्वपूर्ण है, और इतिहास साक्षी है कि सत्ता और स्वार्थ की राजनीति ने सदैव इस राष्ट्र का अहित किया है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि व्यक्ति से व्यक्ति, व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र का एकीकरण किया जाए। अतः शीघ्र ही व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को एक सूत्र में बांधना होगा, और वो सूत्र राष्ट्रीयता ही हो सकती है जिससे जन्म लेती है मानवतापूर्ण देशभक्ति। जी हाँ दोस्तों, मानवता का शब्द हम यहाँ से नहीं हटा सकते, क्योंकि मानवता के उत्थान के लिए ही तो राष्ट्र निर्माण की बात की जाती है। और आज हम देख रहे हैं कि राष्ट्र की गलत और संकुचित परिभाषा आज मानवता को सीमाओं के आधार पर बांटकर उसका कत्ल करते नहीं थकती। बर्नार्ड रसेल ने कहा था कि सच्चा देशभक्त देश के लिए मरने की बात करता है, देश के लिए मारने की कभी नहीं। और हमारी तो मान्यता है वसुधैव कुटुंबकम की। हम बहुपनिषद के अध्याय 6 श्लोक 72 में भी पढ़ते हैं, यम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इस वसुधैव कुटुंबकम की भावना से परिपूर्ण देशभक्त ही ले जाते हैं अपने राष्ट्र को उच्च शिखर पर। इंसानियत की बात यहाँ आती है, और आज इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन आतंकवाद हमारे देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे को पूरी तरह खोखला करता जा रहा है। फिर चाहे वो आतंकवाद खुलेआम मासूमों के कत्ल के रूप में हो, फिर चाहे वो आतंकवाद मजलूमों पर हो रहे अत्याचार और शोषण के रूप में हो, फिर चाहे वो आतंकवाद तेजी के साथ बढ़ती और कानून को अपने हाथ में लेती मॉब लिंचिंग के रूप में हो। इन सभी के खिलाफ इंसानियत के नाते पुरजोर कदम उठाने की जरूरत है, या आवाज उठाने की जरूरत है कि अपनी दहशत से हर एक लम्हा डराने वालों, गोलियां हम पे सरेआम चलाने वालों, याद रखो कि चिरागों को तरस जाओगे आज घर घर के चिरागों को बुझाने वालों। आजादी के बाद 72 सालों से हम गरीबी, सांप्रदायिकता, जातिवाद, आतंकवाद और भ्रष्टाचार की जंजीरों से अपने देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जितना ज्यादा हम इन जंजीरों से आजाद होने की कोशिश करते हैं, उतना ही गहरा हम इस दलदल में धंसते चले जाते हैं। ये राष्ट्र निर्माण में एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, और सेक्युलर, जातिवादी, मानववादी, गैर मानववादी, कट्टरपंथी, सांप्रदायिक जैसी बनी बनाई अवधारणाओं से परे होकर इतिहास लेखन की एक नई वैकल्पिक नीति की खोज आज अकादमिक दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है, जिसे पूरा करने के लिए देशभक्तों को और खासतौर से युवाओं को आगे आना होगा, क्योंकि हमारे इतिहास की समझ पर ही हमारा वर्तमान निर्भर करता है। लेकिन हमारी इतिहास की समझ वर्तमान की राजनीति पर आधारित नहीं होनी चाहिए। एक और सुझाव मैं यहाँ रखना चाहूँगी कि राष्ट्र के निर्माण में हमारी एकता का बहुत महत्व है, जिसकी जननी है देशभक्ति। जरूरत इस बात की है कि देशवासियों में आपस में एक दूसरे की धार्मिक मान्यताओं के प्रति समझ पैदा हो। जरूरत इस बात की भी है कि धार्मिक स्थानों पर अंतर धार्मिक आवागमन बढ़ाया जाए, क्योंकि विडंबना इस जमाने की ये है कि आज एक मुस्लिम जिसकी पूरी जिंदगी मंदिर के आसपास गुजरती है, उसे ये बात नहीं पता होती कि वहाँ क्या सिखाया जाता है। एक सनातन धर्मी जिसकी पूरी जिंदगी मस्जिद के बाजू में रहते गुजरती है, उसने ये जाकर कभी नहीं देखा होता कि वहाँ जुमा के खुतबे में क्या बात सिखाई जाती है, और यही हमारे बीच की खाई को गहरा कर रहा है। कम से कम जाकर तो देखें कि क्या सिखाया जाता है। गलत फहमियों में कब तक जिएंगे? ये गलत फहमियाँ भी राष्ट्र के निर्माण में बाधा बनी हुई हैं। इन सभी को दूर करने के लिए हम सबको मिलकर संघर्ष करना होगा। जरूरत इस बात की है कि समय समय पर राष्ट्रव्यापी स्तर पर यह आह्वान किया जाए कि आए हम सब मिलकर एक संकल्प लें। संकल्प राष्ट्र निर्माण का, संकल्प आत्मसम्मान का, संघर्ष भविष्य और राष्ट्र के निर्माण का। और क्योंकि जब कोई राष्ट्र संघर्ष से भर जाता है, तभी सच्चे देशभक्त पनपते हैं, और हम ही वो लोग हैं जिनका संघर्ष इस देश से अंधकार को दूर करेगा। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, और जो बांटेगा रोशनी अपनी वो आफताब इसी सरजमी से निकलेगा, इसी सरजमी से निकलेगा। शुक्रिया। स्वराष्ट्र जिंदाबाद। तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। कुमारी आपको एक बात हम बताना चाहते हैं कि हमारा जो यूथ ऑफ सौसर खड़ा है, हम उन्हीं के स्टूडेंट हैं, खान सर, जिन्होंने हमें 6वीं से लेकर 12th तक पढ़ाया है। अब इस पुरस्कार वितरण की बेला के बाद माई के इस कार्यक्रम के लिए सौसर के कुछ ऐसे संगठन जो माई को डोनेशन देने के लिए आगे आए और डोनेशन देना चाहते हैं, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। सर्वप्रथम
रोटरी क्लब सौसर, जिनके अध्यक्ष अनिल जी देशमुख, सारे रोटरी क्लब के सदस्य स्टेज पर आकर 31,000 रुपए की राशि रोटरी क्लब सौसर द्वारा दी जा रही है माइयों को। प्लीज आप तालियां बजाकर रोटरी क्लब का अभिनंदन करें, स्वागत करें। बहुत बड़ी बात होती है 31,000 रुपए अपने जीवन में। मैं रोटरी क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनके हस्ते माई को डोनेशन दिया जा रहा है। अनिल भैया पालीवाल जी वो भी मंच पर आकर रोटरी क्लब के साथ यह राशि देंगे। कृपया एक बार तालियों से जरूर स्वागत कीजिए। ये छोटू चल नीचे बैठो। बहुत बहुत धन्यवाद रोटरी क्लब सौसर। इसके बाद मिराज ताज सौसर की तरफ से 11,000 रुपए माई को डोनेशन दिया जा रहा है। मैं यूथ ऑफ सौसर के युवाओं से प्रार्थना करता हूं कि वो मंच पर आकर यह डोनेशन दें। यूथ ऑफ सौसर के गोपाल जी कोठे, संतोष जी सिंह अन्नबे, राम फरकाड़े, सुदर्शन जी गजबिये, राहुल वानखड़े, आदित्य जी दवंडे, सभी यूथ ऑफ सौसर के युवा मंच पर आकर यहाँ माई को डोनेशन प्रदान करें। सभी दर्शन जी झाड़े मंच पर आए, रोशन जी कापसे, योगेश जी गौनेकर मंच पर आए, राहुल जी वानखड़े बैठ। हेलो हेलो। इसके बाद SMPS स्कूल की तरफ से माई को 11,000 रुपए का डोनेशन दिया गया है। और गावंडेज मैडम मध्य भारत आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र, इनके द्वारा 2100 की राशि माई को दी जा रही है। डॉक्टर नखाते सर, इनकी तरफ से 1,000 की राशि, अरुण जी ठाकरे इनकी तरफ से 500 रुपए की राशि, शासकीय घोटान स्कूल की प्राचार्य शैलजा बत्रा मैडम एवं उनके स्टाफ द्वारा 1,800 रुपए की राशि माई को प्रदान की जा रही है। इसके पश्चात 2 विनिंग कैंडिडेट यहाँ पे आए हैं। साक्षी चाटे कृपया मंच पर आकर अपना द्वितीय पुरस्कार ग्रहण करें। 9वीं 10वीं की छात्रा है साक्षी चाटे एवं सज्जाद खान, कॉलेज लेवल की प्रतियोगिता में सज्जाद खान। साक्षी चाटे का पुरस्कार देने की कृपा करें यूथ ऑफ सौसर के सभी सदस्यगण। इसके बाद सज्जाद खान, इनके पापा आए हुए हैं। पिछले साल भी इन्हीं के पापा आए थे, सज्जाद खान जी नहीं आए थे, परीक्षा देके चले जाते हैं और पापा को पुरस्कार लेने के लिए बोलते हैं। तो पापा माई के हाथों पुरस्कार लेंगे। कृपया तालियों से स्वागत करें। इसके बाद जिस चीज का हमें बेसब्री से इंतजार था
शुरुआत के 20 मिनट जिस किसी के मन में जो प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। एक माइक की व्यवस्था इधर की जाए ऑडियंस में। जिस किसी के मन में जो भी प्रश्न है शुरुआत में 20 मिनट मायने दिए हैं। पहले प्रश्न हो गए और उसके बाद माइक का उद्बोधन होगा। जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। हेलो, जो कोई प्रश्न पूछना चाहता है पूछ सकते हैं। शुरुआत के 20 मिनट पूछना चाह रहे कोई, किसी को हाथ ऊपर कर सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है माइक से? हाथ ऊपर कर सकते हैं आप। माइक को प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी का प्रश्न माइक से? राजनंदिनी दवंडे माई से प्रश्न पूछना चाहती है। मैं भाई से कहना चाहती हूँ कि उनके जो मतलब ये हुए हैं जीवन में जितनी भी चिंताएं थी, जितने भी दुखद घटनाएं थी, उन सब से तो हम लोग प्रेरित हैं। पर आज जो महिलाओं को, लड़कियों को और अदर सभी मतलब युवतियों को जिस तरह से नज़र उठाकर बॉयज़ अदर सभी लोग देखते हैं, तो उसके लिए आप सभी युवाओं को क्या कहना चाहती है? अजून थोडंसं बस. मी म्हटलं की जी तुमची जितकी पण म्हणजे चिंता वगैरे होती, मैं यूथ ऑफ सोसाइटी माझा से भी माइक फ्रेश करा रे. हॅलो हॅलो. तुमची जितकी पण चिंता होती ते आम्ही सगळी ओळखली आता. पर आता आम्ही प्रत्येक पोरी जे शॉर्ट कपडे घालायचे, आज जे बदलून राहिला त्या हिशोबानं पोरी जे बदलते त्याच्यावर जे पोरायचे कमेंट्स अजून म्हणजे जे पाहायचा नजरिया आहे ते युवाची कशी चेंज झाली पाहिजे ते तुम्ही सांगा. म्हणजे पोरी बदलतात का? हां, बदलतात ना. अंगभर कपडे घालता का? ते युवा म्हणजे आजच्या दुनियाच्या हिशोबाने तर बदलूनच राहिले आहे. कुठं एक लक्षात ठेव बेटा, 22 देशात गेलेली माई फॉरेन रिटर्न नऊवारी. तुम्ही नऊवारी घालू नका, आग्रह नाही, जमाना बदलतो. पण जे घालाल ते बेटा अंगभर घाला. कारण समोरचं पोरगं मेलेल्या मायचं दूध पिलेलं नाही, तो जिवंत मायचं दूध पिलं. म्हणूनच मला सांगायचं आहे की तुमच्याकडे बघताना उघड्या नागडे राहू नका. तुमच्याकडे बघताना मादी वाटायला नको, माय आठवायला पाहिजे, तर तुम्ही जगला बेटा. ठीक है बेटा, धन्यवाद. अगला प्रश्न मंच के सामने आके पूछ सकते हैं माइक से. जो भी प्रश्न पूछना चाहता है कृपया अपना हाथ खड़ा करें, माइक उन तक पहुंच जाएगा. उसके पहले शिवराज युवा ग्रुप की तरफ से यह दान राशि मैं माइक को भेंट करता हूं. शिवराज युवा ग्रुप की तरफ से ऊपर जाना. हमारे नगर की पार्षदा मैडम भाभी माँ स्वरूप ज्योति जी जय का प्रश्न है माई से. भाभी ऊपर जाइए. तो अरे स्पीकर बनवून थोडं इको कमी करा, थोडासा क्लिअर करा आवाज. बरं, मी माईला सगळ्यात पहिले साष्टांग दंडवत करत आहे आणि आमच्या संसार संत्रानगरीमध्ये आल्याबद्दल त्यांना खूप अभिनंदन करत आहे. माई, मी तुम्हाला हा प्रश्न विचारते की मी परामर्शमध्ये आहे, पोलीस स्टेशनमध्ये परामर्श केंद्र असतो. तिथे असे पुष्कळ केस येतात की ते त्यांना समजायला देशात येता आपल्याला पण काही प्रश्न आठवत नाही. पण असा सासूरवास होतो मुलींना, पण मुलींना जो सासूरवास होतो आणि ते सासरचे लोक समजत नाही की त्यांना पण मुलगी आहे
त्यांना मुलगी असल्यामुळे त्या दुसऱ्यांच्या मुलीला आणतात आपल्या घरी आणि त्यांना हा सासूरवास करतो. तर हा सासूरवास त्यांना असं समजलं पाहिजे की आपली मुलगी आहे ना, आपल्या मुलीला जर दुसऱ्यांच्या घरी गेली तर तिला सासूरवास होणार आहे. पण ते का या दृष्टीने ते काही अडथळे आणतात. पण मी त्यांच्यामध्ये आम्ही पण समजायचे तो पुष्कळ सदस्य असतात, पण ते काही समजायला खाली नाही. आधी हे सांगतात की मुलीची गलती असतात, पण टाळी एका हाताने नाही वाजत, दोन्ही हाताने वाजतात. तर बाई याच्याबद्दल तुम्ही मला असं काही सांगा की मी तिथे बसून थोडंसं समोरच्या व्यक्तींना सांगू शकते की आपण असं केलं पाहिजे. याबद्दल मी तुम्हाला हा प्रश्न विचारते. आत्ताच आपण एका मायचा सत्कार केला आहे. अजून एक सांगायचं आहे मला की गोपालची आई मघा मला सांगत होती की माई 2.5 वर्षाचा गोपाल होता, बाप गेला तेव्हा त्या माऊलीने लेकरं जिवंत ठेवले. आता आपण एका बाईचा सत्कार केला आहे. सासूरास तर थोडा होणारच आहे रे, पण सासूरास होताना मूळ काय असते, ती मायबाप सोडून येते, माहेर सोडून येते. माहेरी तिला हवं ते मिळते, सासरी थोडा अटकाव होता. त्यामुळे तिने जरा रुजवायचा प्रयत्न करावा ना रे. सगळंच काही सासरचं चुकते असं नाही, माहेरचं पण शोधलं पाहिजे 50-50. म्हणून पोरं चुकतात असं नाही, पोरीसुद्धा चुकतात बेटा. पोरीसुद्धा मागावून पाहायचं आहे, कारण आग सहन केल्याशिवाय धूर निघत नाही माझ्यावर. म्हणून तुम्ही सुद्धा रगेल बना. आणि सासर सासरमध्ये आल्यानंतर सारखी माहेरचीच आठवण करायची काय गरज आहे रे. माझी आई जेवली असेल का, माझी आई झोपली असेल का, आईचे 100 फोन. कशी आहेस ग, सासू बरी आहेस का, नंदन छळते का तुला, कसं सासरं सहन करेल. पोरीने सुद्धा अटकाव घातला पाहिजे, तिने गाडून घेतलं पाहिजे ना, नव्याने उगवलं पाहिजे, तर देश जिवंत राहिले नाही तर काही करा नाही भेटत. और किसी का कोई सवाल माई से हाथ खड़े कर सकते हैं. डॉक्टर गवांडे मॅडम. अरे बाप, डॉक्टर सवाल पूछणार, मी आता ॲडमिटच होणार आहे दवाखान्यात. बाई मला एक प्रश्न पडतो खूपदा माझ्याकडे, पेशंट आले की, म्हणून मी तुम्हाला हा विचारते. कन्याभ्रूण हत्येमध्ये आपण हे मानतो की एका पुरुषाला मुलगा हवा असतो म्हणून, पण जेव्हा माझ्याकडे तर एक स्त्री स्वतःला म्हणते की तिला मुलगा हवा आहे, याच्यावर तुम्ही काही बोलाल तर मला चांगलं वाटेल. ती का बरं असं म्हणते? आणि आम्ही इकडे स्त्री स्वाभिमानाच्या गोष्टी करतो, वुमन एम्पॉवरमेंटच्या गोष्टी करतो, आणि मग ही गोष्ट त्या ठिकाणी पुढे जुळते. आणि मी हेच जास्ती बघते की एक स्त्रीलाच वाटत असते की मला एक मुलगा हवा. तर यावर तुम्ही काही बोला असं मला वाटतं थोडंसं. नाही, काय माहिती आहे का बेटा, याचं कारण आहे भाग्यश्री, याचं कारण आहे. कारण प्रत्येक बाईला मुलगाच का हवा असतो, तर तिच्या हाताशी सून येतं काम करायला. आणि मुलगी का नको, कारण तिला सासरे पाठवायचे असते. देणे घेणे 50-50. सासरे गेली, बोंबलली, मेली, काय घेणं देणं नाही. म्हणून पोरग जास्त हवं असतं, कारण तो वंशाचा दिवा म्हणतो ना आपण. पण एक लक्षात ठेवा बेटा, दिव्यासह पंथीसुद्धा हवी आहे रे, नाहीतर फार अंधार होईल बेटा, फार अंधार होईल. म्हणून पोरीलाही जपा. सासरे जाताना तिला सांगा. माझी एक आठवण मी सांगते आता भाग्यश्रीच्या प्रश्नाला उत्तर, की मी लहानपणी ना आम्हाला कोणी मारलं ना की आम्ही रडत रडत घरी यायचं. आमच्या बापाने सांगायचं, डबल मारायचं त्यांनी, की सामना करायला शिका, रडत येऊ नका. आणि ती ऐपत माईमध्ये भरली रे. म्हणून रोपटं लावल्यानंतर त्याला बाळेचं पाणी नक्की घाला. पण बेटा ते उभं होताना काही त्याला कीड तर लागली नाही ना, कमजोर तर झाला नाही ना, याची पण काळजी घ्या. सबळ मुलीला करा बेटा, कारण मुलीसारखं योगदान नाही. कारण पोरगा बेटा बायको घेऊन येतं, मायबापाला पण विसरतं, तरी पण मेरी गद्दे पर सवारी करतं. पोरगी नाही करत. पोरगी मात्र सासरी जाताना 4 वेळा मागवून बघते, निघाले बरं का, निघाले बरं का. पोरीसारखं योगदान नाही. अजून एक तुझ्या प्रश्नाला उत्तर देते भाग्यश्री. समजा आपल्याकडे एक मुलगी एक मुलगा असेल आणि जर 4 पाहुणे आले ना, आईचा कल पोराकडे असतो, बाप घरी नसतो. आई पटकन पोराला पकडते आणि सांगते, बेटा 1 रुपयाचं दूध घेऊन ये जा, तुझा बाप घरी नाही. तुम्ही पोराला काम सांगितलं, पोरग पटकन जातं का? असं चांगलं असतं का? ते कार्ट बापावर गेलेलं असतं. ते जोरात ओरडते, मी नाही जात जा. आई त्याला हाताला धरून सांगते, तुला शेंगदाणे देईल, गूळ देईल, चॉकलेट देईल, दूध आणल्यावर देईल. एवढं सगळं सांगितल्यानंतर प्रलोभन दिल्यावर पोरग डाव्या हाती ग्लास घेते, उजव्या हाती रुपये घेते. पाहुण्यांच्या समोरून जाताना डोळे काढून बघते आणि पाहुण्यांच्या समोरून दुधाला जाताना ते कार्ट रुपयाने ग्लास ठोकत जाते.
आणि पाहुण्यांकडे बघत बघत ठोकते, अवच करणे का नाही, चाय पिणे का जाणे का. कारण ते कार्ट बापावर गेलं असतं रे. हसता फरक आहे. पोरीला सांगा बरं 1 रुपयाचं दूध घेऊन ये, ही नोंद घ्या बेटा. पोरगी डाव्या हाती ग्लास घेते, उजव्या हाती रुपया घेते, आईकडे एक नजर बघते, तिला न सांगता कळते आपल्या आईकडे दुसरा रुपया नाही. हे जिला न सांगता कळते तिचं नाव मुलगी असते माझ्या बाळा, तिचं नाव मुलगी असते. म्हणून ती डाव्या हाती ग्लास घेते, उजव्या हाती रुपया घेते, पाहुण्यांच्या समोरून जाताना खाली मान घालते, पोरग ग्लास ठोकत जाते, पोरगी फ्रॉकमध्ये झाकून नेते. ती पाहुण्याच्या बापाला कळू देत नाही माझ्या बापाच्याकडे दूध नाही. एक लक्षात घ्या बेटा, बापाची गरिबी झाकायसाठी मुलीचा जन्म आहे, देशाची वेदना झाकायसाठी महिलेचा जन्म आहे बाळा. म्हणून जगा आणि जगू द्या, पुढे जा पण मागवून पहा बाळा. मुलींनो 0 बजेट जर मुलीला वेगळे केले तर बाई नाही तर काही नाही, देश नाही तर कुछ नाही बेटा. खंबीरपणे उभे राहा, माई उभी राहिली म्हणून. माई तुम्हा दंडवत. मी दिलीप काळबंडे छिंदवाडावरून. मी तुमचं ते चित्रपट बघितलं, मी सिंधुताई सपकाळ बोलते. त्यात तुम्ही महानुभाव पंथाचा बद्दल एक छोटासा क्लिप बघितला होता मी. आणि तुम्हाला मी अचलपूरच्या त्या साहित्य संमेलनामध्ये तिथे नागपुरे साहेबांनी तुम्हाला बोलवलं होतं, तिथे तुम्ही बोलल्या होत्या. तर मला हेच विचारायचं आहे की त्या काळी महानुभाव पंथ जे तुम्ही तुमचा संघर्ष काळ सुरू होता त्यावेळेस तुम्ही त्याबद्दल ते क्लिप दाखवली, तर त्याच्यावरून आम्हाला वाटलं की कुठेतरी पोरींना शिक्षित करण्यामुळे हा महानुभाव पंथ आमचा पुढे आलेला. त्याबद्दल तुमचे काय विचार आहे ते आम्ही ऐका. खरं म्हणजे महानुभाव पंथ चांगलाच आहे रे. पहिला अधिकार स्त्री जातीला दिला तो चक्रधर स्वामीने. चक्रधर स्वामीने पहिला अधिकार आम्हाला दिला बेटा. जाती तर पहिले नष्ट केली ती चक्रधर स्वामीने. म्हणून मी कधीतरी गाते की चक्रधर माझा गेला गेला लावून वेड जीवाला. म्हणून धर्म चांगला, पंथ चांगला, पण पंथातले लोक थोडेसे आऊट झाले रे, त्यांना ओढायची गरज आहे बेटा, तर पंथ टिकेल, नाही तर काही खरं नाही. जो तो आपला विचार करायला लागला. स्वामींनी आपला विचार कधीही केला नाही बाळ. स्वामींनी दीनदुबळ्याचा चांभाराचा लाडू खाल्ला रे. अरे सासूसुना बांधतात म्हणून विहीर खोदून दिली बेटा गोविंद प्रभूने. म्हणजे केवढं महान कार्य केलं. आताचे लोक कंजेस्टेड झालेत अरे, त्यांनी थोडंसं विशाल व्हायला पाहिजे, हीच माझी विनंती आहे बेटा स्वामीच्या धर्माने. धन्यवाद भाई. और किसी का कुछ सवाल? माई, आजच्या युवा मुलींना तुमचा काय सल्ला आहे? माई, आजच्या युवा मुलींना तुमचा काय सल्ला आहे? अरे बापरे, मर गया माई. आजच्या पोरीला माझा एक सल्ला आहे बेटा. फार सोरचिट्ट्या वाढल्यात रे. परवाला मी एक दृश्य पाहिलं. पुण्याला भारतीय विद्यापीठाची बँक आहे आणि वर कोर्ट आहे सोरचिठ्ठीचं. एक वकिलीन मला भेटायला आली, म्हटली माई वर चल की. म्हटलं नको गं, फार घाई आहे मला, आता मला जायला पाहिजे गं, मला वेळ नाही गं. तिने माझा हात पकडला, लिफ्टमध्ये घातला ना, हळूहळू बोलत बोलत वर नेलं. तिने मला एक दृश्य दाखवलं. पोरींनो, एक बाई म्हातारी, एक मुलगा रडत होता, म्हातारी त्याच्या पाठीवर हात फिरवत होते. एक तरुण मुलगी एका तरुण मुलासोबत हसत हसत बोलत होती. वकिलींनी मला सांगितलं माई, मी या म्हातारीला ओळखते माई, हिनं धुणं भांडे करून लेकराला सांभाळलं माई, मोठं केलं माई, पोरगा क्लास 1 ऑफिसर झाला माई, लग्न केलं माई पोराचं. 3 महिन्यामध्ये पोरगी वेगळी झाली माई. आता पोटगी घ्यायला तिची सून स्वतःचं प्रियकर घेऊन येते. पोरगा तिला पोटगी देते, ढसाढसा रडते आणि म्हातारी आई त्याच्या पाठीवर हात फिरवते. हे चुकलं नाही का रे बाळा? चुकलं ना बेटा? म्हणून फार सोपचिट्ट्या वाढल्या. पोरींनो, गाडून घ्यायला शिका, उशृंखल होऊ नका. आणि अजून एक लक्षात ठेवा बेटा, ये भी कुछ कम नहीं तेरा दर छूटने के बाद, हम अपने पास आए दिल टूटने के बाद. जगायला शिका बेटा. पोरीने कणखर व्हायलाच पाहिजे. कारण माणूस रांचा दिवा असतो, तो अंगावरचे कपडे फेकून जाऊ शकतो बाहेर, पोरीला जाता येत नाही. लेकरं माणसाच्या मागे रडत नाही, बापाच्या मागे, ते आईचा पदर धरून रडतात रे. त्यामुळे आईने सबळच झालं पाहिजे, सोशिक बनलं पाहिजे.
सत्याची देशाला गरज आहे बेटा, म्हणून बाई नाही तर काही नाही. जगा मुलींना माझ्या शुभेच्छा. हॅलो ताई, तुम्हाला माझा नमस्कार. मी तुमचा सिंधुताई सपकाळ बोलते. हा पिक्चर बघितलेला आहे. त्यात एक सीन आहे की तुम्ही स्मशानभूमीत आहे आणि तिथे पोळी करता, तिथली कणिक घेऊन ती म्हणजे मयतीवरची कणिक येते आणि त्याची तुम्ही पोळी करता. तर स्त्रीचा जन्म का असाच म्हणजे कष्ट सोसण्यासाठी झाला आहे का?